तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर टारगेट स्टडी विद अजय। हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है, जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? हाँ दोस्तों, तो सर्वप्रथम रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? तो सबसे पहले जो रुपये का अवमूल्यन हुआ था वो हुआ था 20 सितंबर 1949। कब हुआ था? 20 सितंबर 1949 को। फिर पूछ लेंगे कि दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? तो दूसरी बार जो रुपये का अवमूल्यन हुआ वो हुआ 6 जून 1966 को। फिर पूछेंगे कि तीसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? तो तीसरी बार जो रुपये का अवमूल्यन हुआ दोस्तों वो हुआ 1 जुलाई 1991 में। ये 1 जुलाई 1991 इसलिए खास है क्योंकि उस वक्त जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिंह राव थे, और जो हमारे आरबीआई के गवर्नर थे वो बहुत खास थे। आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों, अगर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कुछ किया भारत ने तो ये 19 के दशक में किया है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को क्या कहते हैं? तो जो विदेशी बैंक है उसमें जो भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को कहते हैं नेस्ट्रो अकाउंट। क्या कहते हैं दोस्तों? नेस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। आगे चलते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? तो भारत में मुद्रास्फीति की जो गणना की जाती है थोक मूल्य सूचकांक पर करते हैं। किससे करते हैं? थोक मूल्य सूचकांक से हम ये तुलना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो जब मुद्रा का जो है संकुचन होता है दोस्तों, मुद्रा का जब संकुचन होता है तो ये स्थिति तब उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? जब मुद्रास्फीति की मात्रा कम करते हैं तो उसे कहते हैं मुद्रा अवस्फीति की। क्या कहते हैं दोस्तों? मुद्रा अवस्फीति। इसे याद रखना। जब मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम गिराते हैं तो मुद्रा अवस्फीति कहलाती है। नेक्स्ट है, जीडीपी में कृषि एवं संबंध का हिस्सा कितना है? अगर जीडीपी और कृषि की बात करें तो उसमें संबंध का हिस्सा है 13.67%। नेक्स्ट है 1950-51 में भारत के घरेलू सकल उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो जब भारत आज़ाद हुआ और गणतंत्र बना तो उस वक्त भारत का जो कृषि का जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में हिस्सा था वो था योगदान 52.2%। कितना था दोस्तों? 52.2%। आगे है, रबी की फसलों को बुआई रबी की फसलें हैं उनकी बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसलों की बुआई हम करते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के शुरुआत तक, जब तक कोहरा नहीं आता। तो रबी की फसलों की बुआई की जाती है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। और अगर हम बात करें रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं तो ये इस पर भी एक बार हम नज़र डाल ही लेते हैं कि इनके भी कौन सी फसलें आती है। तो हम बात करें फसलों की, तो जो इसमें फसलें आती हैं वो आती हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू। हाँ जी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार कि जो रबी की फसलें हैं, रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं। आगे बात करते हैं हम, खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ की जो फसलें हैं उनकी बुआई जून और जुलाई में की जाती है। जब बरसात का समय होता है जब भी खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। आगे है कि खरीफ की फसलें कौन सी हैं? तो जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है दोस्तों, गन्ना। एक बात और इसमें ट्रिक है कि जिन फसलों के जिनमें आधे अक्षर होते हैं, जैसे गन्ना हो गया, ठीक है, गन्ने में आधा अक्षर है, जवार जय बना है, मैं मक्का। तो ये याद रखना, ये ट्रिक है, ये खरीफ की फसलें होती हैं। और बाजरा, अगर बिंदी लगा दे तो बाजरा, तिल, मूंगफली और ये सब की सब खरीफ की फसलें हैं। तो आधे अक्षरों से भी पहचान सकते हैं खरीफ की फसलों को दोस्तों। आगे चलते हैं, जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है तो या कब बोया जाता है? तो जायद की जो फसलें हैं वो मई से जुलाई तक, मई से जुलाई के माह में
हाँ जी, मार्च से जुलाई के मध्य बोई जाती है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने जायद की फसलों का सीजन रहता है। और जायद की जो फसलों में रहती हैं वो रहती हैं खरबूज, ककड़ी, पशुओं का चारा, तरबूज। गर्मी में जो आवश्यक होती है, जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, वे वाली फसलें जायद की फसलें कहलाती है। इन शॉर्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं। व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि व्यापारिक फसलें कौन सी हैं। तो जो व्यापारिक फसलें होती हैं वो हैं कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू। व्यापारिक फसलें या नकदी, जिन्हें बेचकर किसान क्या करते हैं, हाथ हाथ तो हाथ या हैंड टू हैंड क्या है, वो अपना पैसा ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ये भी है कि सबसे बड़ी जो नकदी फसलें वो कौन सी है, वो यूपी की बात करें तो वो गन्ना है। गन्ने पे ही किसान क्या करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। तो सबसे जो नकदी फसल की बात करें यूपी की, गन्ना है। बाकी महाराष्ट्र और उसकी बात करते हैं हम गुजरात की, तो वहाँ पे कपास है। तिलहन की बात करते हैं तो ये तिलहन जो है ये मध्य प्रदेश में हो जाता है। मध्य प्रदेश में, दालें और तिलहन राजस्थान में। चाय की बात करते हैं तो वो असम में। जूट सबसे अधिक होता है हमारा उसमें पश्चिम बंगाल में। और तम्बाकू होता है सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में। अगर हम बात करें और व्यापारिक जो फसलें हैं, जैसे कॉफ़ी होगी कर्नाटक में। तो दोस्तों हमने वो भी बता दिया आपको कि प्रत्येक राज्य जो पहले स्थान पे है नकदी फसलों में। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कपास गुजरात महाराष्ट्र, गन्ना उत्तर प्रदेश, तिलहन राजस्थान या बाजरा भी राजस्थान में भी पैदा होता है सबसे अधिक, और दलहन दालें हैं जो वो मध्य प्रदेश, चाय जो है असम, और जूट पश्चिम बंगाल, तम्बाकू आंध्र प्रदेश, और कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो कैसे कॉफ़ी और कैसे कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है। हाँ जी, चावल का। अगर भारत में बात करें खाने की बात होगी खाद्यान्न की, तो चावल सबसे ज़्यादा भारत में पैदा किया जाता है, और वही पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल होता है। ठीक है, बात करते हैं देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सबसे अधिक उपयोग है। तो जो नाइट्रोजनी उत्पादक उर्वरक हैं, नाइट्रोजन से संबंधित उर्वरक हैं, उनका यूज़ सबसे अधिक करते हैं भारतीय किसान। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को है। हाँ जी, तो मसाले की शुरुआत भारत में ही हुई। भारत से ही पूरी दुनिया में मसालों का स्वाद फैला, भारत से ही मसाले फैले। और केरल को जो कहते हैं मसालों का बगीचा कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। और ये जो आंसर आएगा भारत। तो विश्व में मसालों में सबसे बड़े उत्पादक के तौर पे है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, और सबसे बड़ा निर्यातक भी है, दूसरों को भेजता है। नेक्स्ट है, रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है, रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता में भारत का स्थान पहला है। अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो पहले स्थान पर है। हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो दोस्तों हरित क्रांति जो इफेक्ट डाला है, हरित क्रांति की गई थी वो गेहूँ की फसल के लिए की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का स्थान विश्व में पहला है। मोटे अनाज कौन से हमारे, एक उस पर एक सरसरी नज़र मार लें, कभी कभी पूछ लेते हैं वो। तो बाजरा, जवार, रागी, मक्का तथा जौ, ये क्या है हमारे ये मोटे अनाज हैं। नेक्स्ट है, ट्रैक्टर के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान चौथा, ट्रैक्टर के उपयोग में। काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत है जी, काली चाय। भारत का विश्व दूध उत्पादन में स्थान है पहला। हाँ जी, दूध सबसे अधिक पैदा होता है भारत में। और अगर बात करें प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। पहले स्थान पर कौन है दोस्तों, ब्राज़ील। तो दूसरा है भारत का पशुओं की दृष्टि से, दूसरे नंबर पर भारत है, पहले पे ब्राज़ील है। अंडों के उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। अंडे जो हैं उनके उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा। और क्वेश्चन ये आता है कि अंडे की टोकरी भारत के किस राज्य को कहते हैं, तो वो है आंध्र प्रदेश, अंडे की टोकरी। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश। हाँ जी, सबसे बड़ा चमड़े का जो उत्पादन करता है भारत ही करता है, तो वो पहले नंबर पे है चमड़े के उत्पादन में भी भारत। ऑपरेशन फ्लड, हाँ जी, ऑपरेशन फ्लड कब व किससे संबंधित है, या ऑपरेशन फ्लड
के जनक कौन है, ये भी कह सकते हैं। तो ऑपरेशन जो फ्लड है दोस्तों, वो है दूध से संबंधित। 1970 में दूध की क्रांति लाई गई थी, और किसके द्वारा लाई गई थी? डॉक्टर वर्जिन कुरियन। हाँ जी, किसके द्वारा लाई गई थी? डॉक्टर वर्जिन कुरियन के द्वारा ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। इन्होंने क्रांति लाई थी, दूध की गंगा बहाएंगे। और सबसे अधिक दूध उत्पादन में जो है वो है गुजरात। हाँ जी, कौन सा राज्य पहले स्थान पर है दूध उत्पादन, दूध के उसमें? गुजरात। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान छठा है। कौन सा है? विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान छठा। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। मोती देने वाली, हाँ जी, जिससे मोती होते हैं, मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पाई जाती है? वो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती है? अगर मछली पकड़ने का काम है वो गुजरात में किया जाता है। और ताज़े पानी की सबसे अधिक मछलियाँ किस राज्य में होती हैं? तो वो होती है पश्चिम बंगाल में। हाँ जी, कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक। अगर हम बात करें कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो सबसे अधिक जो कुल मछली, कुल परसेंटेज के उसमें देखें तो वह है जी पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है पहले स्थान पर? पश्चिम बंगाल। सफ़ेद क्रांति, हाँ जी, अभी बताइए आपको हमने सफ़ेद क्रांति सफ़ेद क्रांति, हाँ जी, तो सफ़ेद क्रांति है दूध उत्पादन में, ऑपरेशन फ्लड। पीली क्रांति है, पीला तेल निकलता है सरसों से, तिलहन उत्पादन में पीली क्रांति। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? तो भारत में सबसे पहले जो बैंक की स्थापना की गई थी 1770 में की गई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हाँ जी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अंग्रेजों ने की थी ये स्थापना 1770 में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की थी 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की थी 1843 में। ठीक है जी, बात करते हैं तीनों बैंकों को विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई? तो दोस्तों याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स की दृष्टि से। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, हाँ जी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और वो कब की गई? जब जनगणना हुई, और जनगणना में भी क्या हुआ? महाविभाजन, जनसंख्या घट गई। अब से 100 साल पहले, मतलब 1921 में। हाँ जी, कब की गई? तीनों बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया? 1921 में। और इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। बार बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया राष्ट्रीयकरण 1955 में। याद रखना दोस्तों, 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इसका। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम दिया गया। हाँ जी, जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया 1955 में, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो इसे एक नया नाम दिया गया। और उस नाम से हम जानते हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। SBI भारत का एक ऐसा बैंक है जिसकी शाखाएं भारत में तो सबसे अधिक हैं, विश्व के अन्य देशों में भी सबसे अधिक इसकी शाखाएं हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। बात कर लेते हैं हम आगे। इलाहाबाद बैंक की स्थापना की। हाँ जी, इलाहाबाद बैंक का तो विलय कर लिया गया, और इसकी स्थापना की गई थी 1865 में। तो इसका तो कोई क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक। हाँ जी, भारतीयों के द्वारा कौन सा बैंक संचालित किया गया था? तो वो था अवध बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक? अवध कमर्शियल बैंक था भारतीयों का बैंक। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई? ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो 1881 में। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि भारतीयों द्वारा संचालित बैंक या भारतीयों का बैंक जो भारतीयों ने स्थापित किया था, तो वो था अवध कमर्शियल बैंक, और स्थापना की गई थी इसकी 1881 में। नेक्स्ट है, पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा? तो पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा जी? PNB सॉरी दोस्तों, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? RBI जो हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक, अब इसके बारे में विस्तार से समझने एक बार। RBI, हाँ जी, RBI जो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, इसने कार्य करना कब शुरू किया? तो RBI स्थापना पूछ लेंगे 1 अप्रैल 1935। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि RBI की जो स्थापना की थी
किन के दिमाग की उपज थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इस बैंक को स्थापित करने के लिए कहा था, उन्हीं के दिमाग की ये उपज थी। प्रॉब्लम ऑफ रुपए, हाँ जी, उन्होंने एक किताब भी लिखी है पर प्रॉब्लम ऑफ रुपए, तो उसी सॉल्यूशन के लिए RBI की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के कहने पर की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया? तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया 1949 में। कब किया गया दोस्तों? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छः बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1980 में। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ ले जाते हैं कि जो साख परिषद है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 22 दिसंबर 1970 को की गई थी। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई? तो भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना 1971 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी कब कर दिया गया? तो इनका नाम जो बदला गया था 1978 में बदला गया था। RBI ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन कब समाप्त कर दिया? तो ये कार्य किया था इसने RBI ने 25 अक्टूबर 2011 को। RBI ने क्या किया? जो बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन समाप्त कर दिया 25 अक्टूबर 2011 को। नेशनल इलेक्ट्रिक फंड्स ट्रांसफ़र, नेफ्ट, हाँ, नेशनल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट, जो नेफ्ट करते थे देश में, कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 2005 में। कब शुरू हुआ? 2005 में, जब सूचना का अधिकार आया था। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट क्या होता है? NEFT, नेफ्ट होता है कि किसी बैंक में जाते हैं, उस बैंक का हमारे पास कि अमाउंट हैवी है और हम उस मतलब चेक नहीं लेना चाहते, तो क्या करेंगे, अपने खाते से अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट है और दूसरे का खाते में डालना चाहते हैं तो नेफ्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक दिन में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना 1994 में की गई थी। भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना की गई थी 8 नवंबर 1966 को। भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा जो पैन कार्ड बनते थे वो इसी के द्वारा बनाए जाते थे, इसी संस्था के द्वारा बनाए जाते थे। अब तो खैर ऑनलाइन साथ के साथ बन रहे हैं पैन कार्ड, लेकिन पहले से के द्वारा बनाए जाते थे, लेकिन अभी भी बन रहे हैं कहीं पर NSDL के द्वारा। नेक्स्ट है दूसरी, SDL की स्थापना कब की गई? OSDL की स्थापना कब की गई? तो वो की गई फरवरी 1998 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहला नाम क्या था? पहले किस नाम से पुकारते थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, जो मुंबई में स्थित है? तो उसे द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से इसको पुकारा जाता था। द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन कहते थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देश में योजना विहीन वर्ष हैं, मतलब जिन वर्षों में योजना नहीं चलाई गई, तो वो थे 1990 से 1991 और 1991 से 1992। इन पर कोई कार्य नहीं किया गया। आगे बात करते हैं। किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना? वो थी 8वीं योजना हमारी। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी दोस्तों? 8वीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी वो। नेक्स्ट है 9वीं योजना की समय अवधि क्या थी? जो हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी समय अवधि थी 1997 से 2002। क्वेश्चन ये भी पूछ लेंगे कि 9वीं जो योजना थी उसमें प्रधानमंत्री या किसकी सरकार रही? तो उसमें सरकार जो वर्तमान में सरकार है NDA की सरकार रही, उसमें BJP की सरकार रही ज़्यादातर। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 10वीं योजना 2007 से 7 तक चली, जो 2002 से, उसका उद्देश्य था 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। हाँ जी, 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। आपको पता होगा दोस्तों, और 2002 से 2007 तक जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं वो रहे हैं श्री APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जी का सपना भी था ये
तो जो उन्हें मिसाइल मैन भी कहते थे, देखो मैंने मिसाइल भी बनाई दी है। तो उस वक्त तो हमारे राष्ट्रपति थे और उनका एक सपना ये था कि भारत क्या है, भारत 2020 तक, हाँ जी 2020 तक मैं एक विकसित देश बन जाए। लेकिन राजनीति, कुछ कोरोना और ये सब चीज़ देखते हुए उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस योजना जो 10वीं योजना थी उसका उद्देश्य रखा भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना था। ठीक है दोस्तों, उनकी एक बुक भी थी, बहुत प्रसिद्ध सी बुक थी, T20 माई ड्रीम T20 नहीं, माई ड्रीम 2020। नेक्स्ट टाइम आगे बात करते हैं। 11वीं योजना की समयावधि थी, तो 11वीं योजना की समयावधि क्या थी, 2007 से 2017 तक, और ये जो है समाप्त हो गई। सॉरी 2007 से दोस्तों, ये 2011 है, मिस प्रिंट हो रहा है दोस्तों, इसे सही कर रहा हूँ मैं। 2000 और फिर 12 से शुरू हुई 12वीं तो फिर बंद ही हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास NDC की 97वीं बैठक में 12वीं योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई। तो 12वीं योजना को जो अंतिम मंजूरी दी गई थी 26 दिसंबर 2012 को दी गई थी। तो दोस्तों एक ये ट्रिक है, याद रखना, 11वीं कब समाप्त हुई, 7 से 2011 में, जब 11 में 11वीं तो 12 में 12वीं शुरू हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। तो आधुनिक बजट में जो बजट पेश करने की भारत में परंपरा शुरू की थी वो की थी जेम्स विल्सन ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया। तो ये किया गया था शेट्टी के द्वारा, रोमो पटमुगम शेट्टी। हाँ जी, किसने किया था, रोको पटमुगम शेट्टी ने पहला बजट भारत का पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया। हाँ जी, तो वो भी जो पेश किया था वो भी रोको पटमुगम शेट्टी के द्वारा ही पेश किया गया था। याद रखिए दोस्तों कि बजट सबसे पहले किसने पेश किया था, सुनील शेट्टी, याद रखना, बस शेट्टी याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट जो प्रस्तुत किया गया था कब किया गया था। जो किया गया था जब इलेक्शन हुए थे, उसके बाद सरकार बनी थी 1950-51 में। देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय है, ये बहुत खास क्वेश्चन है दोस्तों। तो मात्र 3 ही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वयं अपने आप बजट पेश किया। पहले जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी, ये 3 ही मात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे जिन्होंने अपने आप ही बजट पेश किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने शुरू की। तो शून्य आधारित जो बजट पेश करने की परंपरा शुरू की थी, सबसे युवा प्रधानमंत्री थे जो हमारे, सबसे युवा प्रधानमंत्री मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाने जाते थे। मिस्टर क्लीन, जो पायलट भी थे, मिस्टर क्लीन सबसे युवा प्रधानमंत्री तो वो थे श्री राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला। हाँ जी, जो वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला है वो है निर्मला सीतारमण। हाँ जी, और इंदिरा गांधी तो खैर प्रधानमंत्री भी थी, उनके पास प्रधानमंत्री का पद था तो उन्होंने अपने पास ही वित्त मंत्रालय रखा हुआ था खैर। लेकिन अगर इंदिरा गांधी को छोड़ के पूछे तो वो पहली जो है निर्मला सीतारमण, प्रेसिडेंट, वर्तमान में है वित्त मंत्री। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासन ने घाटे के बजट को अपनाया था। तो जो घाटे का बजट अपनाया गया था वो अपनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसने ये अपनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बात करते हैं, कार्य या परिमाण का लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सज्जित बजट क्या कहलाता है। तो बजट कहलाता है जो कार्य या परिणाम या लक्ष्यों को प्राप्ति के आधार पर किया जाता है उसको कहते हैं निष्पादन बजट। क्या कहते हैं, निष्पादन बजट। ठीक है दोस्तों, आगे चल बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है। तो प्रथम क्षेत्र में किसे रखा गया है। तो कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन। कृषि पशुपालन तो एक में आ गया, उद्योग, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन को क्या रखा है दोस्तों, पहले स्थान पर रखा है या प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है।
ये प्राथमिक क्षेत्र हैं हमारे। बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या है। अब तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र में क्या है दोस्तों, तो तृतीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं हम। हाँ जी, भारत के जो तृतीय क्षेत्र हैं वो हैं परिवहन में संचालन, व्यापार, होटल, जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, प्राइवेट बैंक है ये। हाँ जी, संपदा, आवास, गृहों का स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं, ये हमारी तृतीय हैं। अगर हम बात करें 1950 से 1951 और 1990 से 1991 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी, तो वो वृद्धि दर थी 4.1%। क्या थी? 4.1%। आगे बात करते हैं 1991-92 और 2011-12 के बीच जो वृद्धि दर है वो थी 6.9%। देखो कितनी बढ़ गई दोस्तों। तो 1991-92 में क्रांति आई आर्थिक जगत में हमारे भारत में खासकर, और जो हमारे वो थे क्या नाम, आरबीआई गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो इकोनॉमिक्स के ने बहुत बड़े वो माना जाता है, पखार ज्ञान है इनके पास इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और फिर वो प्रधानमंत्री भी बने हैं 10 साल तक, 2004 से 2014 तक। पूरी दुनिया में मंदी छाई, लेकिन भारत के अंदर मंदी नहीं छाई बिल्कुल भी, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो एक विशेषज्ञ थे। वो किस तरह के विशेषज्ञ थे? वो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ थे और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। आगे बात कर लेते हैं हम, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो जो आर्थिक नियोजन लिया है वो हमने लिया था सोवियत रूस से भैया। हाँ जी, सोवियत संघ था या सोवियत रूस कह देंगे, क्योंकि 1991-90 के आसपास रूस के 13 टुकड़े हो गए थे और 13 देशों में भी बट गया था। तो पहले संयुक्त था, सोवियत था, हैं, तो रूस से लिए थे हमने आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम योजना जो शुरू की गई थी वो की गई थी, कब की गई थी? 1928 में। क्योंकि आपको पता होगा जो रूसी क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। हमारी पिछली वीडियो है, हमने उसमें क्रांतियों के बारे में आपको बता ही चुके हैं। अगर आपको इतिहास के बारे में और जानना है थोड़ा दोस्तों, तो हमारी 1-2 वीडियो पड़ी हैं इतिहास की, वो भी आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय है किसको है जी? आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय सर विश्वेश्वरैया को। किसे है? सर विश्वेश्वरैया को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन संबंधी बम्बई योजना कब सामने आई? तो ये योजना आई थी 1944 में। कब आई थी? 1944 में। बम्बई योजना कितने वर्षीय थी? तो बम्बई योजना जो थी 15 वर्ष के लिए लेकर आए थे अंग्रेज। नेक्स्ट है, मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? तो वो किया था मोनो राय ने। किसने किया था? मोनो राय ने साम्यवादी सिद्धांतों पर इस जन योजना का सृजन किया था। आगे चलते हैं। 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो वो किया गया था 1944 में। कब किया गया था? 1944 में। गांधी जी आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो वो भी कब किया गया था? 1944 में किया गया था। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया? मन नारायण ने। किसने किया? मन्ना नारायण ने। आगे है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो पहली औद्योगिक नीति आज़ाद मिलने के 1 साल बाद ही 1948 में कर दी गई थी। नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब पारित किया गया जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजित विकास एवं नियमन करना था? तो जो क्रांति आई उद्योग में 1951 में किया गया था। अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब किया गया? तो इस योजना को जो लाया गया वो लाया गया था 1950 में। कब लाया गया दोस्तों? 1950 में लाया गया। बात कर लेते हैं सर्वोदय योजना का आविष्कार किया, इसको किसने आगे बढ़ाया? तो जयप्रकाश नारायण। आप सभी परिचित हैं जयप्रकाश नारायण जी से सर्वोदय योजना का विकास किया, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? था दोस्तों, अब है नहीं, ये था। तो योजना आयोग जो था
अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था था। योजना आयोग जो बना था वो कब बना था? 1950 में बनाया गया था इसको। ठीक है दोस्तों। और जब प्रधानमंत्री बने हमारे नरेंद्र मोदी, तब इसको क्या करा? योजना आयोग का जो नया नाम कर दिया गया, क्या कर दिया गया? वो कर दिया गया नीति आयोग। हाँ जी, क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया नया नाम। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग कर दिया गया नया नाम। अब ये पूछते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1 जनवरी। हाँ जी, 1 जनवरी। और कब की गई थी? 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके भी जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? वही प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि प्रथम जो नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो प्रथम जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। हाँ जी, कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया। बात कर लेते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है या किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी वो था डोमर। कौन सा मॉडल? डोमर समृद्धि मॉडल 1951 से 1956 के बीच। फिर बात करते हैं कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? द्वितीय का है 5 जोड़ देना 56 से 61 के बीच। और वो कौन से मॉडल पे आधारित थी? तो वो आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल पर। द्वितीय योजना में कौन से इस्पात यंत्रों की स्थापना की गई? बहुत खास क्वेश्चन है ये। जब द्वितीय योजना आई 1956 से 1961 में, तो जो संयंत्र स्थापित किए गए वो किए गए राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर संयंत्र पश्चिम बंगाल में। चर्चाओं में रहते हैं ये संयंत्र, ये फैक्ट्रियाँ इस्पात। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना में की गई? ये इंजन बनाते हैं, डब्बे बनाते हैं, कोच फैक्ट्री हैं ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना की गई। अब बात कर लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था और ये कब से कब तक चली? तो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना है 1961 से लेकर 66 तक चली और इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्फूर्त बनाना। ठीक है दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजनावकाश रहा? दोस्तों, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो विफल रही। उसका मेन कारण क्या था? देखो, इस दशक में 1961 से 1962 में हमें 1962 में हमें चीन के साथ युद्ध झेलना पड़ा और फिर 64 के आसपास हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध झेलना पड़ा। तो इसी कारण जो हमारी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो खास तौर पर सफल नहीं हो पाई थी, इसलिए योजनावकाश आया। तो योजनावकाश भी पूछ लेते हैं। वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई? तो दोस्तों 1966 से 1969 के बीच। आगे बात कर लेते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? तो किसी भी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का जो है वो आरंभ नहीं हुआ, क्योंकि पंचवर्षीय योजना तो लगी नहीं थी। उसमें तो क्या चल रहा था? उसमें तो हमने बता भी दिया क्या था, योजना अवकाश चल रहा था दोस्तों। तो योजना अवकाश के बीच में क्या आ गया? हमारा हरित क्रांति पे कार्य किया गया। आगे हम बात कर लेते हैं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या है, वो कब शुरू हुई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में रही। ये भी खास क्वेश्चन है कि कौन सी योजना में या 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है कब किया गया? तो 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों, इसरो की स्थापना भी 1969 में ही की गई थी। ये भी अपने आप में खास क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। ये गरीबी हटाओ का नारा, हाँ जी, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? तो वो 5वीं योजना में दिया गया। जो 5वीं योजना चली थी कब से कब? वो 1974 से 1979 तक। 1974 से 1979 के बीच में 5वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी और जिसका नारा था गरीबी हटाओ। किस सरकार ने 5वीं जो है योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया? गरीब भी तो हटी नहीं दोस्तों, गरीब हट गए। ठीक है, तो वो पार्टी थी जनता पार्टी। जनता पार्टी ने क्या किया, जो पंचवर्षीय योजना थी उसे बीच में ही रोक दिया और ये कहा था गरीबी हटाओ। क्योंकि 1974 के बीच में क्या हुआ, 1975 में देश में आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लगा दी गई थी। जो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्री इंदिरा गांधी, उन्होंने
इसी कारण क्या है, देश पर आर्थिक संकट छा गया और उसके बाद एक नई पार्टी का जन्म हुआ 1977 में, जिसका नाम था जनता पार्टी। तो जनता पार्टी ने जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी गरीबी हटाओ, जिसमें नारा दिया गया था, उसे ये 1 साल पहले क्या कर दिया, बंद कर दिया। आगे बात करते हैं दोस्तों, जनता पार्टी द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया। तो इन्होंने, नई सरकार थी तो नया नाम दिया, इन्होंने नाम दिया अनवर्त योजना। ये भी 5 साल के लिए लेके आए थे, अनवर्त योजना। रोलिंग प्लान भी कहते थे इसको। क्या कहा, रोलिंग प्लान कहा गया इसको, योजना को प्लान कहते हैं ना। हाँ, आगे हम बात करते हैं, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे जाता है। तो रोलिंग प्लान को जो भारत में लागू किया वो किया था D.H. लकड़ावाला ने। किसने किया था, D.H. लकड़ावाला ने। किस सरकार ने देश में विकेंद्रीय नियोजन की धारणा प्रस्तुत की। तो जो विकेंद्रित नियोजन की धारणा लेके आई वो सरकार थी जनता पार्टी की सरकार। आगे बात करते हैं, बहुत खास क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी काफ़ी बार आ ही गया है तो पेपर में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई 1998 में। 1998 में प्रधानमंत्री कौन थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना की शुरुआत की थी, किसान क्रेडिट कार्ड की। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है अपना जयपुर में है। कहाँ है दोस्तों, जयपुर में।